एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना। कल से स्कूल खुलने वाली है, क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है। फिजिक्स बहुत एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ने वाले हो। 11 12 में 9 10 में हमने पढ़ा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का होता है। तो अब अच्छे से फिजिक्स पढ़ने वाले हो। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो भी पढ़ने वाले हो। तो कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैं सिर्फ फिजिक्स की वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हो कि मुझे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज़ मैं जो कल की वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो भी टॉपिक मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, जो भी टॉपिक का मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे ना, और भी ज़्यादा ही होंगे वो नोट्स में लिखा हुआ, वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। गूगल ड्राइव की लिंक के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसको बिल्कुल डाउनलोड करें और आप उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो अगर आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने हैं तो। वैसे तो मैं बोलूँगी कि आपको खुद से नोट्स बनाने चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं बनाना है, आपका टाइम बचाना है और ज़्यादा, तो आप मेरे नोट्स डाउनलोड करके भी आपका बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छे से 100% कंप्लीट नोट्स है। लेकिन अगर मैं जेई नीट की बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स पार्ट थोड़ा कम हो सकता है। वो भी अगर आप लोग बोलो कि नहीं मैं जो नोट्स है वो भी इंक्लूड करूँ अपने, सॉरी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं इंक्लूड करूँ अपने नोट्स में, तो वो भी मैं कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज अभी तो मैं साथ साथ में नोट्स बना रही हूँ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ है कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ना आज, वो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो मॉडिफिकेशन हुआ है सिलेबस के अंदर, तो उसमें ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई फील कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मे बी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाए, या पूछ भी सकते हैं बिकॉज वो उनसे लिंक्ड है, तो मे बी पूछ लें। लेकिन अगर नहीं पूछते तो जेई और जो नीट है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व होते हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन रहे डेली डेली वीडियोस डालने का। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है ना, एसआई यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, इसकी हमको नीड क्यों पड़ी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट किसको बोलते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको कल बताई है। अब उसके आगे हम आज बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स का मतलब है कि जो लेंथ मेजर करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टेक्निक्स है, इक्विपमेंट से बहुत सारी चीज़ें होगी, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि आपको लेंथ मेजर करनी होती है तो आप स्केल का यूज़ करते हो। इन मेथड्स को ओके, वन थिंग इज़ कि जो मेथड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड्स, एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड्स के अंदर कौन सी चीज़ आएगी कि आपको डायरेक्टली आपने इक्विपमेंट लिया, आपका जो भी चीज़ है वो लिया और आपने मेजर कर लिया, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्केल से कुछ मापना है आपको इंच टेप से मापना है, या फिर एक और भी चीज़ आती है जिससे से खींच के वो इंच टेप निकलती है, उससे आपको कुछ नापना है। तो बहुत ही डायरेक्ट मेथड्स हो गए। और इसके अलावा अगर हम स्मॉलर इंच की बात करें, बिकॉज क्या होता है ना, स्केल से या फिर हम लोग इंच टेप की बात करें तो उससे आप एक पर्टिकुलर लेंथ मेजर कर सकते हो कुछ मिलीमीटर्स तक। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको माइक्रोमीटर की लेंथ में मेजर करनी है तो आप उससे कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास आपने अपनी लैब में, फिजिक्स की लैब में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि स्पैरोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है। इन तीनों के हेल्प से आप कुछ 10⁻⁻⁴ अप टू 10⁻⁴ मीटर तक की भी लेंथ आप मेजर कर सकते हो। लेकिन उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करूँगी बिकॉज आपकी सिलेबस में तो वो नहीं है, लैब में होता है। लेकिन उस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के न्यूमेरिकल्स, और आपके जेई नीट में तो आते भी है उसके न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट कर देना बिकॉज सिलेबस का पार्ट ही इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। लेकिन इफ़ यू वांट तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो भी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप मुझे बिल्कुल बताना अगर उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो ओके ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करें डायरेक्ट मेथड्स की। तो डायरेक्ट मेथड्स के हमारे पास जो अपन स्केल से मेजर करते हैं, इंच टेप से मेजर कर रहे हैं, स्पैरोमीटर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, तो ये सब जो मेथड्स होंगे जब हम डायरेक्टली इक्विपमेंट लेकर ही उससे मेजर करिए, सब हमारे डायरेक्ट मेथड में आते हैं। दूसरी चीज़ आती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो जब बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस की बात करें, लार्जर डिस्टेंस मतलब जब हमको अर्थ पे बैठ के किसी स्टार तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, सन तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, मून तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो इस केस में आपको स्केल लेके नापने तो जाने वाले नहीं। अगर इतनी बड़ी स्केल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो हमारे पास ये मेथड बिल्कुल है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर आपके न्यूमेरिकल, अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ जो हमारा यूनिट्स वाला ये जो यूनिट है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, इसके अंदर पैरेलैक्स मेथड पे एक आधा न्यूमेरिकल बन सकता है। नीट और जेई में भी बन सकता है, और मे भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए।
तो हम लोग पैरेलक्स मेथड से पहले पैरेलक्स की बात करते हैं कि पैरेलक्स क्या होता है। तो पैरेलक्स को अगर मैं सिंपली बताऊं कि हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, हम एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, उन दोनों पॉइंट से हम किसी स्टार को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, और आप दोनों पॉइंट से स्टार को देख रहे हैं, स्टार की जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस को दोनों पॉइंट से उस डिस्टेंस को जो देखना है, इस जो तरीके को ना पैरेलक्स कहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने साथ में एक पेन ले लो, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मैं मार्कर ले लेती हूँ, और आपके सामने कोई भी प्लेन वॉल होगी, ठीक है। तो आपने ये पेन लिया अपनी आईज के सामने, और आपको क्या करना है कि एक आंख ओपन करके, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से इस पेन को देखती हूँ, उस सामने वाली वॉल पे उस पॉइंट को देख रही हूँ, यहाँ पे ये मतलब पेन है, वो पॉइंट मैंने स्पेसिफिक पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना है, अपनी राइट आई को क्लोज करना और लेफ्ट आई को उसको सेम पॉइंट को देखना, तो पॉइंट मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना कि हम अपनी दोनों आई से एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, एक ही पेन को देख रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग पॉइंट पे दिख रही है, तो वो जो पैटर्न है, वो जो तरीका है, उसको हम पैरेलक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू एग्जांपल लेते करते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, वी आर ऑन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे हमने कोई 2 पॉइंट लिए, इनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, वो आप न्यूमेरिकल में जितना आएगा उसके हिसाब से देखना। और ये हमारा स्टार है एस, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस ये निकालनी है, और ये डिस्टेंस हमको दे रखी होगी या नहीं दे रखी होगी तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा पैटर्न होता है ना कि हमको 2 डिस्टेंस पॉइंट से हमको एक स्टार को देखना, इसको हम पैरेलक्स बोलते हैं। जो हमारी आइज का जो एग्जांपल है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और हमारे केस में जो आइज के बीच की डिस्टेंस होगी ना, उसको हम लोग कहते हैं बेसिस, बेसिस, ठीक है। हमारे एग्जांपल में आइज के बीच की डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई 2 पॉइंट दे रखे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलेंगे बेसिस, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन मैं दोनों डिस्टेंस सेम ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ, मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट देखूँ या यहाँ से ये देखूँ, तो डिस्टेंस सेम कैसे हो सकती है? डिस्टेंस तो अलग भी हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए हम इसको सेम डिस्टेंस लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा पैरेलक्स मेथड है, पैरेलक्स मेथड, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और हमको यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको सन ले लिया तो सन ले सकते हो, या स्टार भी ले सकते हो, या कोई दूसरा प्लैनेट भी ले सकते हो, हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज आवर स्टार, या फिर प्लैनेट ले लो, या फिर सन ले लो, कुछ भी हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि हमको ये डिस्टेंस दे रखी है, फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज डी, एंड ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से स्टार की और इस पॉइंट से स्टार की, दिस इज कैपिटल आर, दोनों सेम होनी चाहिए। एंड ये जो एंगल बन रहा है स्टार से लगा के इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज पैरेलक्स एंगल, क्योंकि हम लोग पैरेलक्स मेथड की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमको इसको पैरेलक्स एंगल बोलेंगे, ओके। तो जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लेन एंगल होता है ना उसकी डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस, जो आपने मैथ्स में जो अर्लियर क्लासेस उसके अंदर भी पढ़ा होगा। सो वी हैव एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। सो ये जो आर्क है ना उसकी हमको जो डिस्टेंस है वो दे रखी है d, तो वी कैन टेक थीटा इक्वल्स टू d अपॉन रेडियस विच इज r, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये जो r रेडियस है या फिर स्टार और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं, बट ये है कि दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो भी पूछा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम लोग पैरेलक्स मेथड पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हमको इसको एग्जांपल लेते हैं कि आपको 4 पैरामीटर्स गिवन है लेंथ के, कोई किलोग्राम में है, कोई ग्राम में है, लेंथ के हम मास के दे के, कोई किलोग्राम में है, कोई ग्राम में है, कोई मिलीग्राम में है, और
फोर्थ पैरामीटर किसी और में है लेकिन वो है मास का ही। तो आप जो न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा ना, उसको करना पड़ेगा कि इन सारे पैरामीटर्स को एक ही यूनिट में, एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको किलोग्राम में चाहिए, तो आपको बाकी तीनों पैरामीटर्स को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने किलोग्राम में ग्राम ऐड कर दिया, ग्राम में सेंटीमीटर ऐड कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको चारों पैरामीटर को किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो। कल शायद मैंने आपको 3 सिस्टम के बारे में पढ़ाया नहीं था, तो मैं एक ब्रीफ एग्जांपल दे देती हूँ उसका। तो देयर आर 3 सिस्टम्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। जनरली हम लोग एमकेएस यूज करेंगे। इसमें नॉर्मल सा है कि एमकेएस के अंदर ये तीनों होता है, ये हो गया मास का, सॉरी ये हो गया लेंथ का, ये हो गया मास का, ये हो गया टाइम का। तो इसके अंदर जो लेंथ होगी ना, वो होगी मीटर में, इसके अंदर होगी सेंटीमीटर में, और इसके अंदर होगी फुट। उसी टाइप से अगर मैं मास की बात करूं तो ये किलोग्राम होगा, ये ग्राम होगा, ये पाउंड होगा। और टाइम के लिए तीनों सेम है, विच इज सेकंड। तो हम कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, अगर हम एमकेएस की बात करें तो हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, जो टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए। अगर हम सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं तो हमारे पास जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो मास है वो ग्राम में होना चाहिए, और टाइम सेकंड में होना चाहिए। और अगर एफपीएस लेते, वैसे ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, एफपीएस के अंदर जो लेंथ है वो फुट में होगा, और जो मास है वो पाउंड में होगा, और टाइम सबके लिए सेम है, सेकंड के अंदर होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से जब हमारे पास पैरेलल मेथड के न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी कि एंगल इसके अंदर गिवन है अगर, तो वो एंगल आपको रेडियन में चाहिए। वो एंगल आपको रेडियन में क्यों चाहिए? बिकॉज जो एंगल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन आर। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मीटर में होगी, ये जो आर है रेडियस, ये भी हमारे पास मीटर में होगी। तो यहाँ पे अगर हम एमकेएस की बात कर रहे हैं ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं, जो तो थीटा है ना वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था जो प्लेन एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो अगर ये हम लोग मीटर में यूज करें ना, तो हमको ये रेडियन में चाहिए। लेकिन जनरली अपने पास जो एंगल होगा या तो वो डिग्री में दिया हुआ होगा, या मिनट में दिया हुआ होगा, या फिर सेकंड में दिया हुआ होगा। तो हमको तीनों में से अगर कोई भी दे रखा है ना, तो उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज हम यही करते हैं। ये कुछ वैल्यूज है ना, वो अच्छा रहेगा अगर आप लोग याद कर देते हो, बिकॉज बार बार कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर लो। तो सबसे पहली चीज है कि अगर 1 डिग्री दे रखा है तो इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने से पहले 2 चीज आप याद कर लो। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, ये चीज आपने शायद मैथ्स में पढ़ी भी होगी। और दूसरी चीज है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ये 2 चीजें पता है ना आपको, तो ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले है कि 1 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिखोगे। तो इट इज 1 डिग्री, तो वी कैन राइट 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, देन 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360. So we can write it as pi upon 180 रेडियन। एंड वी नो कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। तो हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटे, विच इज 3.14 डिवाइड बाय 180। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ होता है 0.017 इंटू 10 टू द पावर रेडियन। ओके, सो वी कैन राइट, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा आगे तक एक्सपांड कर लेते हैं। दिस इज रेडियन। लेकिन अब ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे यार बार बार 0.017 थोड़ा सा ऐसे अजीब सा हो रहा है कि यार तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये हम लोग 2 जो डेसिमल है वो पीछे की साइड शिफ्ट हो गए, तो 10 टू द पावर -2 वाली पावर आ गई। तो बेसिकली वी हैव 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। ठीक है, तो इसके लिए हम चीज यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। वी हैव 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60। तो बेसिकली
मिनट इक्वल्स टू वी नो द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री विच इज दिस। हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग फिर से ये कैलकुलेशन वापस क्यों करें, हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है रेडियन में, तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। इट इज 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 60। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमको कैलकुलेट करनी है, विच इज 1 मिनट इक्वल्स टू it will be equal to 0.028 into 10 to the power -2. It is in radian. Okay, let me check अगर आंसर सही है तो। Okay, sorry, it is 0.029. तो अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन। तो हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में आ गई, हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में आ गई। अब हमको जो दूसरी चीज़ करनी है वो करनी है कि 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न है, हम लोग लिख सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, देन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 मिनट, वो हमने हटा दी, विच इज 1 मिनट इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू है, तो हम लोग सिंपली इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हम दोबारा सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो वी हैव 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाय 60, और ये हमारे पास रेडियन में वैल्यू आएगी कुछ 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 रेडियन। ये हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ गई। ना आप सब लोग बोलेंगे कि यार इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करना है। सबसे बड़ी बात कि जब आपके पास फॉर्मूला या फिर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो एंगल है वो आपको डायरेक्टली रेडियन में दे रखा हो। अगर आपको वो डिग्री में दिया हुआ हो, मिनट में दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ, तो आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन उधर करनी पड़ेगी, विच इज सेम, जो सारे क्वेश्चन में सेम ही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि इसका डेटा चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो रेदर देन कि आप बार बार उसको कैलकुलेट करो और अपना टाइम खराब करो, अब ये तीनों वैल्यूज याद रख लो तो बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले वो है स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है भाई, हमने बात कर ली कि अगर हम लोग की कोई नॉर्मल डिस्टेंस होगी जो 100 सेंटीमीटर मीटर या 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर 4 मीटर तक है, 10 टू द पावर -2 मीटर्स तक है, तो हम लोग इंच टेप ले लेंगे, मीटर स्केल ले लेंगे, स्क्रू गेज ले लेंगे, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करके हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। और अगर लार्जर डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है। अगर मून की, स्टार की, अपने को अर्थ से डिस्टेंस निकालनी तो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है। लेकिन अगर उससे भी छोटी डिस्टेंस है, कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस है जो मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की है, तो भाई वो डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो अगर हम स्मॉलर डिस्टेंसेस की बात करें तो हमारे पास कुछ मेथड आता है, इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप या फिर एटॉमिक माइक्रोस्कोप, मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोप। ये कुछ चीज़ें होती है, कुछ इक्विपमेंट्स है, बेसिकली टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। आप अगर आगे जाके बीटेक करते हो या फिर बीएससी करते हो तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। अभी इनका इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अगर मॉलिक्यूलर एटॉमिक साइज की डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए वो यूज़फुल रहेंगे। फिर आती है हमारे पास कुछ रेंजेस आती है लेंथ की, रेंजेस ऑफ लेंथ। बेसिकली स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1 फर्मी, जो कि एक न्यूक्लियर की साइज होती है, कि न्यूक्लियर की रेंज कितनी होती है, वो होती है 1 फर्मी। तो व्हाट इज़ 1 फर्मी? 1 फर्मी इज 10 टू द पावर -15 मीटर। ये चीज़ हमको याद करनी है, बिकॉज काफ़ी न्यूमेरिकल्स या काफ़ी क्वेश्चन होंगे जहाँ आपको मीटर में नहीं देखिए फर्मी में दे रखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक फर्मी है वो कितना होता है। दूसरा है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम? तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। जब हम लोग ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जो विजिबल लाइट या कोई भी लाइट होगी ना, उसकी जो रेंज होती है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन होती है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। उसके बाद कुछ और हमारे पास रेंजेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसमें ये सारी चीज़ें गिवन नहीं है। तो आप अगर आप देख रहे हो कि उसमें नहीं मिल रही भाई ये कहाँ पे है, तो उसमें नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें थी। और मेरे अकॉर्डिंग दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए मैं उनको पढ़ा रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली ये टर्म्स गिवन हो
तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप उससे फैमिलियर हो, इसलिए मैं टर्म्स डिफाइन कर रही हूँ और आपको कहीं ना कहीं याद भी होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आता है 1 AU। अरे भाई AU क्या होता है? तो 1 AU इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन होता क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बेसिकली द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, या अगर मैं बहुत प्रिसाइजली इसको बोलूँ तो ये हो जाएगा द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। उसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, उसको हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 1 AU। तो इसकी वैल्यू होती है 1 AU इक्वल्स टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दिस इज 1 AU। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज मे बी काफ़ी क्वेश्चंस में या कई जगह डायरेक्टली क्वेश्चन होगा कि 1 AU की जो वैल्यू वो किसके इक्वल होती है अगर मीटर में हम बात करें तो। फिर दूसरी टर्म हमारे पास आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये तो कोई टाइम की यूनिट लग रही है, यहाँ कहाँ लेंथ में आ गए, बट ये लेंथ की नहीं है, टाइम की यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LY। ठीक है भाई, लाइट ईयर भी हो गया। लेकिन लाइट ईयर होता क्या है? जैसा कि इसका नाम है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट है, जो लाइट की रेज है, वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो सबको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस है वो है LY, वो हमको निकालनी है। स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। टाइम मतलब एक साल में कितनी निकालनी है? तो एक साल में दिन होते हैं 365, एक दिन में आवर होते हैं 24, एक आवर में मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इक्वल होगी 1 लाइट ईयर के। तो बेसिकली 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, या हम इसको ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 16 विच इज़ 10 टू द पावर 16 मीटर। ये होता है 1 LY। नाउ द थर्ड टर्म इज, जो सबसे लास्ट है, विच इज पार्सेक। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, इससे बड़ी कोई यूनिट अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुई है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। जो हमारे पास लाइट ईयर था वो 10 टू द पावर 15 की टर्म में होता है, और ये होता है 10 टू द पावर 16 की टर्म में, और ये होता है 1 पार्सेक। इसकी भी डेफिनेशन होती है कुछ एटॉमिक ऑर्बिट्स की टर्म में, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और वो कहीं काम आने वाली नहीं, तो इसलिए मैं उसको डिफाइन नहीं कर रही हूँ। तो दीज आर द टर्म्स। ये 3 बेसिक टर्म्स होती है बेसिकली। फर्स्ट है AU, सेकेंड है लाइट ईयर, एंड थर्ड है पार्सेक। इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि डायरेक्टली भी ये कहीं पे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इसलिए वो यहाँ पे बता के ख़त्म कर रही हूँ, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ मास। तो अगर मास की मेजरमेंट की बात करें तो नॉर्मली जब हम लोग उसको इजीली मेज़र कर सकते हैं तो हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम की बात करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें ना, तो वहाँ पे एक यूनिट आएगी AMU। मे बी केमिस्ट्री में आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना वो होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। अगर मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल की बहुत ही स्मॉलर लेवल पे हम बात करें तो जो मासेस होते हैं ना वो हम AMU के फॉर्म में, AMU की यूनिट में लिखते हैं। तो दैट्स ऑल। उसके बाद में कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। थैंक यू।